जय श्री राधे। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियां पराशर ऋषि के द्वारा दी गई हैं। ये सब जानते हैं कि वो विशेष दृष्टियां कौन कौन सी हैं, लेकिन क्यों दी गई हैं, चर्चा इस बात पे होगी। बड़ी सोचने वाली बात है। और वो दृष्टियां क्यों दी गई हैं ये आप तब समझ पाएंगे जब ग्रहों के कारक तत्व और विशेष भावों को समझ पाएंगे। जैसे ये मान लीजिए एक लग्न चार्ट बना हुआ है, अब इसमें 12 भाव बने हुए हैं। तो जब तक इन 12 भाव को आप नहीं समझेंगे, प्लैनेट्स के तत्वों को नहीं समझेंगे, तब तक उन विशेष दृष्टियों को क्यों दी गई हैं ये आप नहीं समझ पाएंगे। और आप जब तक उन विशेष दृष्टियों को नहीं समझेंगे, चाहे आपकी अपनी स्वयं की कुंडली हो या किसी अन्य की कुंडली की विवेचना आप कर रहे हो, तो जो एक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्शन मतलब किसी कार्य को होने का प्रेडिक्शन नहीं कि किसी का घर कब बनेगा, कोई गाड़ी कब खरीदेगा, किसी की नौकरी कब लगेगी, ये तो सिंपल प्रेडिक्शंस हैं। किसी के जीवन का प्रेडिक्शन, जीवन का मतलब कि उसे किस क्षेत्र में रहना चाहिए, उसे प्रसन्नता कहाँ मिलेगी, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति जीवन के साथ जब उसका जन्म होता है, एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही उसका जन्म होता है। तो जब तक इन कारकत्वों को नहीं समझेंगे, तब तक आप एक प्रेडिक्शन देने में असफल रहेंगे, असहज महसूस करेंगे, आप स्वयं को नहीं पहचान पाएंगे। और ज्योतिष की जो अवधारणा है, ये स्वयं को पहचानने की ही एक कहानी है, स्वयं को समझने की ही एक कहानी है। ये एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला को हमें समझना है। ज्योतिष क्या कहता है आपसे? ज्योतिष वही कहता है कि हमें वही एक्ट करना है जो ग्रह कह रहे हैं। अगर जो ग्रह कह रहे हैं, अगर हम वही एक्ट कर रहे हों, ग्रहों के अनुसार कार्य कर रहे हों, तो हमें किसी भी विशेष क्रिया की, किसी विशेष ही प्रयोजन की जरूरत नहीं पड़ती। हम हर जगह सफल होते हैं और हर कार्य में अपना मन पूर्णतः संयमित हुए कार्य करते हैं। क्यों? जब हम ग्रहों के अनुसार कार्य करते हैं। हर प्लेनेट को विशेष भाव दिया गया है कि आप इस घर, जब आपका बर्थ होता है, जब आपका जन्म होता है, तो उन प्लैनेट्स को निर्देशित कर दिया जाता है कि आप 10th भाव में बैठेंगे, आप अष्टम में बैठेंगे, आप द्वादश में बैठेंगे, आप चतुर्थ भाव में बैठेंगे। तो बस उसी प्लैनेट्स के तत्व को समझ के आपको उसी के अनुरूप कार्य करना होता है। जब जब हम उस कार्य को नहीं समझ पाते हैं, कार्य के विमुख होते हैं, तो हमारा जीवन संघर्षशील हो जाता है। क्यों किसी को कृषि में बहुत मन करता है कि वो कृषि कार्यों में मन लगाए? ऐसे तो कहने के लिए बहुत कठिन कार्य है कि कृषि कार्य बहुत ही विरले लोग करेंगे, लेकिन नहीं, कुछ लोग उन्हीं में होंगे जो बहुत मन से करते हैं और बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। कृषि की पढ़ाइयाँ होती हैं। मैं कृषि क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि सबसे एक गड़बड़ कहाँ सब कृषि का है कि आज की डेट में इंडिया में या अन्य देशों में लोग आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, साइंटिस्ट की बात करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स की बात करते हैं, इंजीनियर्स की बात करते हैं, नेता नगरी की बात होती है, लेकिन किसानों की बात कौन करता है? लेकिन जब वही कोई किसान खूब ढंग से काम करता है, तो वही नहीं पढ़ा है, वो साइंटिस्ट की डिग्री नहीं लिया है, किसी कृषि वैज्ञानिक की डिग्री वो नहीं लिया है, लेकिन वो उन्नत किस्म के बीजों का पौधारोपण कर देता है खुद से। वो मिट्टी को समझता है, वो मिट्टी से मित्रता करता है, वो पहचानता है कि मिट्टी को कब पानी चाहिए, कब खाद चाहिए, और वो उसी छोटे से ही खेत में बहुत ही अच्छी उपज पैदा करता है, क्योंकि उसको उस कार्य में आनंद आता है। और वो प्लैनेट्स, खासकर मंगल, कहता है कि तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, और वो चाहे ईश्वर की कृपा हुई या किसी ने समझाया, वो उस कार्य में करता है, उसको उस कार्य में आनंद आता है। ऐसे ही कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। तो आते हैं अपनी टॉपिक पे। बात हम दृष्टियों की कर रहे हैं। दृष्टियां क्यों आवश्यक हैं, ये समझने के लिए आपको कारकत्व को समझना है,
थोड़ा सा ग्रहों को समझना है और घर को समझना है। तो जैसे कि ये 12 भाव बने हुए हैं, अब 12 भाव में हर भाव का एक, हम पिछले अपने जब हम बेसिक फंडामेंटल की बात कर रहे थे तो उसमें एक बार हमने चर्चा किया, एक बहुत ही समरी, कुछ 1-2 मिनट में हमने उसे कंप्लीट करना है। अब एक बार ध्यान दीजिए। जैसे प्रथम भाव जो होता है लग्न का, जिसको लग्न ही बोल सकते हैं, प्रथम भाव, तो ये हमारे शरीर को इंगित करता है, पूर्णतः शरीर को, मन को, हमारे मस्तिष्क को कह सकते हैं। द्वितीय भाव हमारे वाणी को, हमारे कुटुंब को, हमारे भोजन को इंगित करता है, हमारी संपदा को भी इंगित करता है, जो हमारा बैंक बैलेंस उसको इंगित करता है। तृतीय भाव हमारे एफर्ट को, संघर्ष को बताता है। तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहन को बताता है। तृतीय भाव हमारे कम्युनिकेशन को बताता है। तृतीय भाव हमारे नेटवर्किंग को बताता है। तृतीय भाव मीडिया भी है, जो लोग मीडिया में चाहते हैं, तृतीय भाव मीडिया भी। चतुर्थ भाव पे आते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही सत्य नहीं है, बात इसके और आगे की है, लेकिन अभी हम मोटी मोटा बस 2 मिनट में कवर कर रहे हैं। डीप जाने के लिए आपको और स्टडी करना चाहिए। चतुर्थ भाव का क्या है? चतुर्थ भाव की माँ का है, वाहन का है, भूमि का है, आपके सुख सुविधाओं का है। पंचम भाव आपके पुत्र का है, आपके ज्ञान का है, आपके प्रेम का है। और सबसे महत्वपूर्ण भाव पंचम को इसीलिए बोल दिया जाता है क्योंकि ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी है। और कहीं ना कहीं जो आज आप चाहे सुख भोग रहे हो, चाहे दुख भोग रहे हो, हर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो कार्य अच्छा कर रहा हूँ, बहुत ही दिल का सच्चा हूँ, ये कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं परेशान हूँ। कहीं ना कहीं आपका पंचम भाव का जो स्वामी है वो पीड़ित अवस्था में होगा, पंचम भाव पीड़ित होगा। कहने का मतलब क्या है? आप पुनर्जन्म के कर्मों से पीड़ित हैं। आ जाइए षष्ठम भाव पे। षष्ठम भाव किसका है? रोग का है, रिपु का है, ऋण का है और आपके रूटीन का है। अब देखिए यहाँ पे रिपु शब्द आता है, शत्रु का शब्द आता है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि लग्न से 6ठे नंबर पे आता है, और जो आपके शत्रुओं की संख्या बोली गई है, खुद के स्वयं के शत्रु। अगर आप अपने अंदर ही सब कुछ सही कर ले तो आपका कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु आपका नहीं है। क्या आपका जन्म होते ही आपके शत्रु हो जाते हैं? आपके शत्रु बाय बर्थ नहीं है, आपके पिता के शत्रु रहे होंगे, जो मैं जिन शत्रुओं की बात करूंगा आप समझ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि शत्रु का कोई नहीं है, हम अपने कर्मों के द्वारा ही शत्रु उत्पन्न कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है। और जो षष्ठम भाव है वो आपके स्वयं के शत्रु कौन है? वही 6 रिपु, काम, क्रोध, मद, सब जानते हैं, वही 6 शत्रु आपके हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि 6ठे भाव में ही शत्रु की बात क्या है, वो उन 6 रिपुओं की बात करता है, ना कि जो शत्रु हम उत्पन्न कर रहे हैं वो शत्रु तुम्हारे कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुए। अपने कर्म के द्वारा उनको ठीक कर सकते हैं। जब हम लालच करते हैं, जब हम स्वार्थी हो जाते हैं, तो हर कोई हमको शत्रु नजर आता है। और जब हम इस स्वार्थ का परित्याग कर देते हैं, लालच को छोड़ देते हैं, तो हर कोई हमको मित्र दिखता है। हर कोई। जब हम किसी से मृत स्वभाव में बात करते हैं तो रिक्शा चलाने वाले में भी हमें दया की भावना दिखती है, हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। और जब वही हमारे अंदर लालच लगता है तो हमसे बहुत बहुत मेहनत करके वो 20 रुपए की डिमांड करता है कि साहब 20 रुपये, और आपको लगता है आप लालच, आपके अंदर लालच आ गई है, तो आपको लगता है ज़्यादा मांग रहा है, तो वहाँ पे आप 15-10, 15-10, फिर उसको गालियाँ भी दे सकते हैं, देते भी हैं लोग। तो ये लालच करा रही है, और फिर वही आपके कर्म खराब होते हैं, फिर आप पाप को भोगते हैं। बात हो गई षष्ठम भाव की। आते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव क्या है? जैसा कि सीधे आपके शरीर से सीधे 7 भाव, उसका विपरीत, मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि आपका आदि शक्ति कहाँ है, या आपकी शक्ति कहाँ है? आपकी धर्मपत्नी, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, बेटर हाफ जिसको बोलते हैं। तो 7वां भाव आपकी धर्मपत्नी का है, आपके किसी भी पार्टनर का है। 7वां भाव पार्टनर, वो भी आपकी संगिनी है, आपकी पार्टनर है, आपके जीवन की पार्टनर है। ऐसे जो आपके मित्र, जो भी आपकी पार्टनर है, वो 7वां भाव को दिखाता है। आप जो डेली रूटीन में परचेज करते हैं, या डेली रूटीन के जो खरीद फरोख्त करते हैं, जो जिनका रिटेल बिजनेस है, या किसी भी तरह का जो व्यापार करते हैं, वो भी 7वां भाव को दिखाता है। आते हैं अष्टम भाव पे। अष्टम भाव आपका आयु है। अष्टम भाव हैडल्स भी है, दिक्कतों का भी है, और अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भी है। अष्टम भाव ज्योतिष है, अष्टम भाव गुप्त धन का भी है,
कोई भी चीज जो छुपी हुई हो वो अष्टम भाव है। अष्टम भाव को दुखों का कारण माना जाता है। क्यों? किसी दिन सिर्फ अष्टम भाव पे एक लेक्चर बना दिया जाएगा, एक वीडियो बना दिया जाएगा कि अष्टम भाव को दुख का कारण क्यों कहा जाता है। आते हैं नाइन्थ भाव पे। नाइन्थ भाव आपका भाग्य है। परेशान मत होइएगा, वीडियो लंबा जाएगा तो एकदम रिलैक्स होकर, बहुत दिनों बाद वीडियो हम लोग ला रहे हैं तो बहुत ही कूल होकर सुनने की जरूरत है। आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। नाइन्थ भाव क्या है? आपके भाग्य का है, आपके पिता का है, आपके इस जन्म में अर्जित आपके स्वयं के द्वारा ज्ञान का है, आपकी बड़ी यात्राओं का है, आपके धार्मिक होने की पवित्र का है कि आप किस प्रवृत्ति के द्वारा धार्मिक हैं, धर्म में आपका रुचि है कि नहीं, ये नाइन्थ भाव को देख के जाना जा सकता है। आते हैं टेंथ भाव के। टेंथ भाव का क्या है? आपका जॉब है, आपकी सर्विस है, आपका ग्रोथ है, आपका सोशल स्टेटस है। टेंथ भाव एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कुल मिला जुला के टेंथ भाव आपकी जीविका का एक बहुत बड़ा कारक है। आते हैं 11वें भाव पे। 11वें भाव का मित्रों का है, बड़े भाइयों का है, बड़े भाई बहनों का है। 11वें भाव आपके समाज में स्टेटस का है। कितने लोगों के बीच में आप घिरे रहते हैं, ये आपका 11वें भाव है। जिसका 11वें भाव प्रबल है, आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आपका 11वें भाव प्रबल होना बहुत जरूरी है। जो लोगों से घिरा रहेगा वही तो पॉलिटिक्स में जाएगा। 12वां भाव बात करते हैं। 12वां भाव व्यय का है, आपके मोक्ष का है। अब व्यय में ही मोक्ष का संबंध जुड़ा हुआ है। इन एक एक घरों पे बकायदा एक लेक्चर बनाया जा सकता है। क्यों मोक्ष के लिए 12वां भाव को ही चूज किया गया? हर जगह कॉन्सेप्ट है और यही तो ज्योतिष है। और उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझाना मैं अपना धर्म समझता हूँ। जितना मैं समझ पाया हूँ, कोशिश यही है कि मैं वहां तक आपको पहुंचा सकूं। 12वां भाव आपके व्यय का है। 12वां भाव आपके भोग का भी है। अब जब वही भोग एक्सट्रीम पॉइंट पे रहता है तब आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब आपका मन उन भोगों से विरक्त हो चुका होता है तभी आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपके मोक्ष का है 12वें भाव को होने। तो ये तो 12वां भाव हो गया। अब थोड़ा ग्रहों पे चर्चा कर लेते हैं। सूर्य, मैंने पीछे भी बताया, सूर्य आपका पिता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली उठा लीजिए आप और उसके जन्म का पर्पस देखना हो। जन्म हमारा आत्मा की वजह से हुआ, शरीर उस आत्मा ने धारण किया है। तो जो आत्मा वही सूर्य है। सूर्य कुंडली के जिस भी भाव में बैठा हुआ है, दैट इज द पर्पज ऑफ योर बर्थ। वही पर्पज है आपके जीवन में आने का, इस मृत्यु लोक में आने का पर्पज उसी सूर्य के उसी भाव में बैठने का है। कभी भी अपने जीवन के पर्पज को समझना हो, अपनी आत्मा को समझना हो, तो कुंडली में आप सूर्य को देखिए। सूर्य जिस भाव से बैठा हुआ हो, बस जान लीजिए हमारा यही पर्पज है। सूर्य 7 में बैठा हुआ हो तो एक ऋण है आपके पार्टनर के प्रति, एक ऋण है आपकी पत्नी के प्रति, एक ऋण है आपको समाज के प्रति। आपका वही उत्तरदायित्व निभाने के लिए आपका जन्म हुआ है। आप उसे भाग नहीं सकते। आपको वो ऋण चुकता करना ही करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो आप ऐसे ही रीबॉर्न पुनर्जन्म के चक्र में फंसते रहेंगे। कर्म का बंधन है, इसको यही खत्म करना है। और ज्योतिष का ही सिद्धांत है, कर्म को समझिए और अपने आप को इस बंधन से मुक्त करिए। तो सूर्य है ग्रहों का राजा, सूर्य है आत्मा, सूर्य है पिता। सूर्य सबसे प्योर सोल है। प्योर सोल क्यों है? सूर्य का जब प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो क्या पूछ के पड़ता है कि ये नदी है, ये पर्वत है, ये गरीब का घर है, ये बहुत ही धनाढ्य लोगों का घर है, तो यहाँ पे कम प्रकाश करूंगा, वहां पे ज्यादा करूंगा? नहीं, उसकी किरणें परम पवित्र है। वो उसी उष्मा के साथ पर्वत पड़ेगा, उसी उष्मा के साथ जंगलों में पड़ेगा और उसी उष्मा के साथ एक महल पे और एक गरीब की झोपड़ी में पड़ेगा। परम पवित्र कॉन्सेप्ट है, समझिए इस प्योर सोल को। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जल को इंगित करता है। चंद्रमा माँ को दिखाता है। चंद्रमा लेट गो की भावना दिखाता है।
अभी लेट गए हो क्यों, अभी समझा देंगे। बुध, बुध युवा है, युवराज है, जैसे वो राजा ऐसे युवराज। बुध जिसका लग्न में विराजित हो या सप्तम में विराजित हो या अच्छे बढ़िया बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र जैसे ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी एज में पहुंचे हमेशा यंग दिखता है, युवा दिखता है, उस पर उम्र का प्रभाव नहीं दिख पाता। बात करते हैं शुक्र की। जीवन जीने के लिए आज की डेट में आपसे पूछा जाए, आज के समय में पूछा जाए वर्तमान, ऐसा नहीं कि ये जो मैं बता रहा हूं ये वर्तमान में ही यथार्थ को इंगित कर रहा है या यथार्थ को दर्शा रहा है, नहीं। आज भी जीवन जीने के लिए कम से कम, बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी संपदा की आवश्यकता आपको है, धन की आवश्यकता है। बिना धन के कुछ भी संभव नहीं, और वही धन क्या है, शुक्र है। शुक्र भूतकाल में भी उतना ही योग कारक था, आज भी है। आज भी दुनिया उसी के पीछे परेशान है, लेकिन जो अति परेशान है वो राहु है। शुक्र चाहिए, लेकिन कितना, जितनी आपकी आवश्यकता हो उतने चाहिए, नहीं तो वो विभिन्न विभिन्न व्याधियों को देने वाला भी है। शुक्र लग्जरी भी है। हम ग्रहों के कारक की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बिना किसी की कुंडली देखे अगर उसके कर्मों को आप देख रहे हो वो एकदम अपने प्रति स्पष्ट है, अपने विचारों के प्रति आश्वस्त है, किसी भी चीज में उसकी सटीकता है, घबरा नहीं रहा है, अपनी लाइफ में रिलैक्स है, बहुत ही आनंदित है, बिना कुछ कहे मान लीजिए उसका बृहस्पति बहुत ही अच्छा है। जहां लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं, लग्जरी के लिए भाग रहे हैं, वैभव के लिए भाग रहे हैं, और वो व्यक्ति एकदम शांत है, मस्त है, ठीक है, वो अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, वो अलग बात, उसकी व्यथा, उसकी प्रॉब्लम, नहीं समझ पा रहा, कुछ ग्रहों की दशाएं हैं, वो अलग चीज है। लेकिन अगर वो शांत है तो मान चलिए बृहस्पति उसका टिक, जो एकदम दुविधा की स्थिति ना लाता हो वो बृहस्पति है। और जब जब आपको दुविधा आ रही है वो राहु है। जब जब चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रही है वो बृहस्पति है। बृहस्पति रहेगा तो आपकी दृष्टि में क्या होगी, सटीकता होगी, जो आप समझ पा रहे होंगे उसमें विभेद नहीं रहेगा कि ये 19 है तो 20 नहीं, अगर 19 है तो मतलब 19 ही हो रहा है, ये बृहस्पति है। और जब आपको लग रहा है कि 19 है कि 17 है कि 18 है कि 20 है कि 21 है, जब कंफ्यूज हो रहे हो वो राहु है। इसलिए लग्नगत राहु हमेशा आपको दुविधा की स्थिति में लाता है, खासकर अपनी दशा अंतर्दशा में। नोट कर लीजिए, साथ में आपको एक सूत्र भी मिल रहा है ना कि जब जब लग्नगत गुरु हो जाए, कितना प्रॉब्लम हो जाए, वो बृहस्पति नीच का भी क्यों ना हो, लेकिन अगर लग्नगत बृहस्पति हो गया तो ये मान के चलिए प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी, वो अलग बात है, लेकिन उससे निकलने के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई साधन मिलता जाएगा, कोई ना कोई दैवीय कृपा आपको सहायता देती रहेगी, मिलता रहेगा, और आपको अपने विश्वास के प्रति अटल रहेंगे, एकदम अड़े रहेंगे, ये बृहस्पति है। और जब बृहस्पति की बात हो रही है, साथ में राहु की चर्चा कर दिया। राहु क्या है, वही शुक्र, जब हम वही लग्जरी जब हम अपने दैनिक या अपने जीवन में यूज करने के लिए इकट्ठा करते हैं तो वो शुक्र अच्छा रहता है। लेकिन जब वो अतृप्त हो जाए, वो वासनाएं वासना का रूप ले ले, वही कर्म हमारे वासनाओं का रूप ले ले, ठीक है, ग्रीष्मकाल की ऋतु है, थोड़ी सी आपको कूल होना चाहिए, बहुत बाहर काम कर रहे हो, थोड़ा वो कूलर की हवा चाहिए, पंखे की हवा चाहिए, कभी कभी एसी भी चलनी चाहिए। अगर आपके पास है, प्रभु ने दिया, तो आपको निश्चित रूप से यूज करना चाहिए, उसमें कोई उसका बुरा मतलब कोई गलत चीज वो नहीं। लेकिन जब वही लग्जरी इतनी हो जाए कि आप उसको छोड़ ना सकें, बाहर ना निकल सकें, या हमेशा उसी लग्जरी के पीछे आप व्यथित हैं, पागल हैं कि आज ये हो गया, कल ये होना चाहिए, अभी वो चीज नहीं हुआ, अभी वो चीज नहीं हुआ है, जीवन तो आपका जा रहा है, वो राहु है। मतलब क्या कि हमेशा अतृप्त किया रहेगा, आपको हमेशा अतृप्त किया रहेगा, वही राहु है। अब देखिए, जब आप अतृप्त हो जाएंगे, जब आप परेशान हो जाएंगे, तो आप मोक्ष की बात कहां से करेंगे। हमने एक दिन एक वीडियो में बात किया था केतु की। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि जब आदमी कहीं से कटता है तो कहीं जुड़ता है,
देखिए अभी आप समझ जाएंगे। जब आप समाज से कटेंगे तो आप अपने खुद के विचारों से जुड़ेंगे, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे। मतलब समाज से कटना, लोगों से कटना, अपने विचारों से जुड़ना हुआ कि नहीं हुआ? एक जगह से कट रहे हैं तो एक जगह जुड़ रहे हैं। कहीं बुरी जगह से कटेंगे, गलत लोगों से कटेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे मिलेंगे, जुड़ेंगे। तो एक जगह से बिलगाव एक जगह के जुड़ाव को दिखाता है। केतु वही डिटैचमेंट कराता है, आपको अलगाव कराता है। तो केतु अगर सही भाव में बैठा हुआ है, जैसे 12th में केतु का बैठना मोक्ष कारक स्थिति मिला देता है। अब यहीं पे उसका तर्क छुपा हुआ है। 12वां भाव आपका व्यय है। 12वां भाव आपका वही है जो आप लग्जरी को अति करके भोगते हैं, आपके सैया सुख का है, आपके हर तरह के व्यसन का है। तो जब वहां केतु बैठ रहा तो केतु से क्या डिटैच कराएगा, बिलगाव लाएगा। तो जब आप उन चीजों को भोग के अलग होंगे तभी तो मोक्ष की स्थिति आएगी। बात तो वही कह रहा हूं मैं आपको। तो सिंपल सी बात है कि केतु ही आपके मोक्ष का कारक बनता है। क्यों? केतु आपको अलग करता है। बस आपको समझना है कि आप मोक्ष किस भाव से पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ऐसे आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ है, बहुत लोग कुंडली मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ है। अब चतुर्थ भाव किसका है? आपके वाहन का है, आपके घर का है, आपके माँ का है, आपकी लग्जरी का भी है। जब चतुर्थ भाव में केतु बैठ गया तो ऐसे ही एक कोई आम ज्योतिषी रहेगा तो बोलेगा इस व्यक्ति की माँ से नहीं पटेगी, ये इस व्यक्ति की माँ बीमार रहेगी, इस व्यक्ति की माँ से इसकी दूरी रहेगी, इसको अपने घर में नहीं रहेगा। दुनिया की चीजें वो प्रेडिक्शन दे देगा। वो सही भी है, ऐसा नहीं वो सही भी है, लेकिन जो उसका मूल क्रक्स है, जो इसका मूल उद्देश्य है, वो नहीं आपको समझा पाएगा। मूल उद्देश्य ये कहता है कि आपको इसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब आप इन चीजों से कट जाएंगे, आप अपने घर से कट जाएंगे। कट जाने का मतलब क्या? रहे उसमें बिलगांव से दिला देंगे। आपके पास रहेगा, घर रहेगा, लग्जरी रहेगी, सब कुछ रहेगी, लेकिन उसे डिटैच करना है, छोड़ना है उसे, तभी आप मोक्ष पाएंगे। सप्तम भाव में रहा तो आपको अपने पार्टनर से, मतलब उसे डिटैचमेंट की स्थिति लानी है आपको, क्योंकि वही आपकी रुकावट का कारण बन रहा है। केतु बताता है कि यहीं पे आपको रुकावट है, इससे आप अलग होंगे तो आप इस दुनिया से, इस मृत्यु को समझ पाएंगे, इस जीवन को समझ पाएंगे। केतु हो गया। शुक्र को हमने समझा ही दिया। बचा है ग्रह मंगल। मंगल अक्सर विचारों में एक हो जाता है, मुझसे मिस हो जाता है। मंगल क्या है? कोई भी काम करना है तो किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आपका सेलफोन है ना, बैटरी के बिना क्या है? ऊर्जा विहीन बेकार। लाख रुपए का मोबाइल आपके पास हो, बहुत ही बढ़िया लग्जरी गाड़ी रखे हो आप, ईंधन नहीं है गाड़ी में, यूजलेस। मोबाइल बहुत महंगी आप रखे हो, बैटरी डिस्चार्ज, डब्बा है, बहुत अच्छे थॉट आपके अंदर हो, बहुत ही कल्पनाशील आप हो, ऊर्जा नहीं सही, बेकार। तो आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा ही एक तरह से सृष्टि का कारक है। कितना भी बढ़िया आप कल्पनाशील हो, कितने भी बढ़िया आपके विचार हो, कितना भी अच्छे आपके थॉट्स हो, लेकिन अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके शरीर की क्षमता नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कोई महान कार्य जीवन में कितना अच्छा कर सकता है कोई व्यक्ति, वो उसके मंगल को देख के जाना सकता है। अगर मंगल कुंडली में उच्च का है, देखिए जो मैं बता रहा हूं ना, ये ऐसे मैं 20 बार कहता हूं कि मैं किसी कॉन्सेप्ट को ऐसे नहीं कि कहीं किताबी बात आपको बता दूंगा। ये खुद के विचारों में उलझने के बाद मैं आपको एक अक्सर दे रहा हूं। जहां तक पहुंच पाऊंगा, जो लोग समझ पाएंगे, जो समझ पा रहे होंगे, वो समझेंगे इस चीज को। और मेरी बातों को बहुत गंभीरता सुनने की जरूरत है। कुंडली में कितने भी अवयोग हों, आप कितने भी गरीबी, कितने भी बुरी स्थिति में हो, आपका मंगल बहुत अच्छा है ना, आप हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, आप लगे रहेंगे। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं, गांव में अक्सर आना जाना रहता है।
कुछ लोग होते हैं जो धूप में टटे हुए हैं, पूरा खेत खाली है, कहीं कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति खेत में अकेले लगा हुआ है। क्या वो उस खेत से इतनी उपज पैदा कर देगा कि वो एक दिन में किसी बहुत बड़ी उद्योगपति को पीछा कर देगा? नहीं, वो उसका मंगल जो करा रहा है। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल उच्च का है, स्वराशिष्ट है, अच्छे प्लेसमेंट के साथ बैठा हुआ है, तो ये मान के उसके पास इतनी ऊर्जा है कि वो हार नहीं माने। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां होगी वो अड़ा रहेगा। और कभी भी आपकी ऊर्जा कौन होता है? अगर हम रिश्तों में बात करें तो आपकी ऊर्जा कौन होता है? आपका भाई होता है। पिता तो आपका गुरु होता है, इसलिए 9th भाव उसका दिया गया है। जब भी आप कुछ सीखते हैं बचपन में, मतलब जो प्राथमिक गुरु बोला जाता है वो आपका पिता ही। नहीं बोलते हैं उंगली पकड़ के चलना सीखा, बोलना सीखा, तो वो 9th भाव इसलिए गुरु को दिया गया है। अब मंगल को भाई क्यों बोला गया? आप छोटे हैं, आपसे कोई बड़ा, आप कहेंगे आपके पास कोई भाई नहीं है, तो वही मंगल आपका मित्र बनता है, वो आपको ऊर्जा देता है। मतलब जो भी लाइफ में आपको ऊर्जा दे रहा हो ना, वही आपका भाई है, कोई भी। तो जिसका कोई मान लीजिए बड़ा भाई है, आप छोटे हैं, कभी स्कूल में आप बच्चे हैं, स्कूल में आप सबको एक पुरानी याद सबकी रहती है जीवन की, स्कूल में फाइट होती है, आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, आप छोटे हैं, आपको कोई मार दिया है, तो आप किसको बोलते हैं? अगर आपका कोई बड़ा भाई तो पहले जगह भाई से ही बोलेंगे, ये हमको आपको पता है। ही इज द पर्सन, यही वो पर्सन है जिसके ऊपर मैं रिलायबल करता हूँ, यही ऊर्जा का स्रोत है जो मेरी ताकत है। आप जब बड़े होते हैं, आपका कोई छोटा भाई है, तो आप उसको बचाते हैं, क्योंकि आप ऊर्जा है, आपको प्रोटेक्शन देना है। ऊर्जा के साथ साथ आप सेनापति भी हैं। मंगल को आक्रामकता पसंद है, मंगल को लड़ाई पसंद है, मंगल रक्त है, मंगल ऊर्जा है। ऐसे ही शनि, शनि क्या है? शनि आपका कर्म है, कार्मिक प्लैनेट है। शनि को लोग बोलते हैं बहुत ही बुरा प्लैनेट है, शनि की 7.5 में ये हो जाएगा, शनि की 7.5 में वो हो जाएगा। शनि की इतना खूबसूरत प्लैनेट तो कोई है ही नहीं। आप जैसा कर्म करेंगे शनि वैसा ही आपको परिणाम देता है। दंडाधिकारी है, न्यायप्रिय है, कभी भी आपके साथ 19-20 नहीं करेगा। अगर 19 है तो 19 करेगा, 20 है तो 20 करेगा। उसे भाग्य से कोई लेना देना नहीं, उसे बस कर्म से लेना देना है। भाग्य के लिए तो गुरु है, शनि भाग्य से नहीं ना। कहता है आपने मेहनत किया है तो आप परिणाम लेके जाइए, मैं परिणाम दे दूंगा। वो बस कर्म कराना चाहता है। जब भी कुंडली में शनि अच्छा हो तो आदमी बहुत ही कर्मठी होता है, वो भी हार नहीं मानने वाला होता है। और शनि आपका नौकर है, जो सर्वेंट होते हैं आपके यहाँ काम करने वाले, कोई भी मजदूर, वही शनि है। इसीलिए कभी भी मजदूरों का, कभी भी अपने नीचे काम करने वालों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप शनि को क्रोधित कर रहे हैं, शनि को परेशान कर रहे होते हैं। ऐसे ही लोग 7.5 में व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं। अब जब मैंने घरों को समझा दिया, प्लैनेट्स के कारकत्वों को समझा दिया, तो जो मेन कॉन्सेप्ट था अब उस पर आते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा निश्चित रूप से, लेकिन इसकी गारंटी है कि आप एंजॉय करेंगे। अगर सुनेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको समझ में आएगी। सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि जितने भी ग्रह हैं सबको पराशर जी ने सबको 7वीं दृष्टि दे दी, 7वीं दृष्टि। मतलब वो जहां पे बैठ रहे होंगे कुंडली में, वहां से सीधे विपरीत हाउस को, सीधे अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, सीधे सभी ग्रहों के पास एक दृष्टि यूनिक है। बात समझिए, जितने भी आपके पास ग्रह हैं, मान लीजिए 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रहों को एक दृष्टि सबको कॉमन दे दी गई, एकदम ओबेनिस्ट, कि सभी लोग 7वीं दृष्टि देखेंगे। अब देखिए 7वीं दृष्टि कैसे गिन सकते हैं आप? जैसे अब ये लग्न है, तो लग्न से 7वीं दृष्टि यही हुई, 7वां खाना यही हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको जान पा रहे हैं, तो काउंट करके मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे 1 है, 2,
3 4 5 6 7, तो 7वीं दृष्टि है। मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, अब उसकी 7वीं दृष्टि देखनी है, तो आपको काउंट करना नहीं समझ में आ रहा है, तो जहां पे वो बैठा हो ना उसी में 6 ऐड कर दीजिए। जैसे 2 है तो 6 ऐड कर देंगे, 8 आ जाएगा। तो मतलब जहां भी 8 नंबर आ रहा है उसमें ये 7वीं दृष्टि है। अब काउंट करके भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब कोई कहेगा कि मान लीजिए 9 10th नंबर है, 10 नंबर है। अब 10 नंबर में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16। तो 16 तो यहाँ कोई डिजिट मिली नहीं, ये तो आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया। कॉन्सेप्ट है वहां पे, थोड़ा अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। ये 10 के सामने तो मान लीजिए ऐसे तो आराम से दिख रहा है, लेकिन आप वो मैथमेटिकली भी जाना चाहेंगे तो 10 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और टोटल खाने कितने हैं, 12 ही तो हैं, तो 12 निकालिए, बचा कितना 4, चौथा नंबर आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा होता तो यहाँ पे 100% यहाँ पे 4 आता। तो 10 में 6 ऐड करेंगे 16, और टोटल खाने 12 होंगे, 16 बढ़ेगा नहीं। तो 12 के बाद जो खाने बढ़ रहे होंगे 1 2 3 4। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी डिजिट के आगे जिस भी नंबर के सामने 7वीं दृष्टि देखनी है उसमें 6 ऐड करेंगे आप, और 6 ऐड करने के बाद अगर वो 12 से ज्यादा हो जा रहा है तो फिर हम 1 2 3 4 ऐसे करके हम देख लेंगे कौन सा नंबर आ रहा है। और काउंट करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, 1 2 3 4 कैसे गिनते हैं। तो जितने भी ग्रह हैं सबकी एक दृष्टि हो गई, 7वीं दृष्टि एकदम कॉमन दे दी गई कि अपने सामने वाले घर को आपको देखना है। अब बात करते हैं, ये जो आज की चर्चा थी वो बढ़ी है सिर्फ विशेष दृष्टियों के बारे में कि वो विशेष दृष्टियां क्यों हैं। अब बात करते हैं पहले मंगल के बारे में। आज लास्ट पॉइंट हमने मंगल शनि में खत्म किया, तो पहले मंगल पे बात करते हैं। मंगल को 3 दृष्टियां दी गई है, एक चौथी, 7वीं तो सबको है ही, और 7वीं बात नहीं किया जाएगा, ये तो बहुत कॉमन चीज है, इस पर बात नहीं करेंगे। चौथी, 7वीं और 8वीं। अब देखिए, जब आप कारकत्व को समझ लिए होंगे, ग्रहों को समझ, घरों को समझ लिए होंगे, तो आपको दृष्टियां समझ में आ जाएंगी क्यों मंगल को ही चौथी 7वीं 8वीं, 7वीं बात नहीं की जाएगी, 7वीं को हटा देते हैं, ये कॉमन है। क्यों चौथी और 8वीं दी गई विशेष, तो आप बताइए, आपको प्रोडक्शन, मंगल क्या है, प्रोडक्शन है, मंगल क्या है, ऊर्जा है, मंगल क्या है, सेनापति है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सुरक्षा कहां पे देनी होती है, सिंपल सी बात आपको अपने घर पे देनी होगी। सिंपल सी बात है, अपने उम्र, अपने आयु, अपने प्रॉब्लम्स को देनी होगी। तो चतुर्थ भाव का क्या है, घर है। अष्टम भाव क्या है, आपका आयु है, आपके हेडल्स हैं, आपकी समस्याएं हैं। जब आपकी आयु ही नहीं होगी क्या करेंगे आप। तो जिस जिस भाव पे मंगल की चौथी अष्टम दृष्टि पड़ रही हो, इसका मतलब क्या है कि वहां पे आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल ऊर्जा, वहां पे विशेष ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। ये कह रहा है मंगल ऊर्जा है, वो बता रहा है कि आपको यहाँ पे विशेष ऊर्जा लगानी है, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल द्वितीय भाव में बैठा, अभी मैं लग्न समझा दूंगा, ये तो लग्न का हो गया, एक दो एग्जाम्पल लूंगा एक ग्रह का। मान लीजिए मंगल यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ है, तो इसकी जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो सिंपल सी है, 1 2 3 4, चौथे भाव पड़ गई। चौथा भाव क्या, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपकी माँ का हेल्थ है, आपकी लग्जरी है। तो कहने का मतलब आपको इस फील्ड में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे विशेष ऊर्जा की जरूरत है। 8वीं दृष्टि सिंपल से अष्टम भाव पड़ रही है, तो मतलब क्या है, आपके अपने जो भी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को समझना है। वो प्रॉब्लम्स कैसी होंगी, वो अष्टम भाव का मालिक, हालांकि यहाँ पे मंगल ही हो रहा है, तो पता लगेगा आप ही स्वयं के प्रॉब्लम बन जा रहे हैं। क्योंकि अष्टमेश जहां, इस लग्न के लिए मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो अष्टमेश जहां बैठा होगा उसी रिलेटेड प्रॉब्लम पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे मंगल लग्न में बैठ गया, तो इसका मतलब क्या, आप स्वयं ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, स्वयं, कोई बाहर ही नहीं क्रिएट कर रहा है। हालांकि ऊर्जा भी है आपके अंदर, बहुत ऊर्जा है, तो आपकी ऊर्जा ही आपका प्रॉब्लम बन जा रहा है। तो आपको
8वें भाव से रिलेटेड चीजों पे, आयु पे ध्यान देना है। अब यही मंगल मान लीजिए द्वितीय भाव में बैठा हो, अब यही मंगल मान लीजिए द्वितीय भाव में बैठा हो, तो इसकी चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? चौथी दृष्टि पड़ेगी इसकी पंचम भाव पे, और जो उसकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी कहाँ पड़ेगी? भाग्य भाव पड़ेगी। अब देखिए सोचने वाली बात है कि जब इसकी चौथी दृष्टि पंचम में पड़ रही, तो पंचम भाव क्या है? ज्ञान का है, प्रेम का है, विद्या का है, तो कहीं ना कहीं पुत्र का है, तो कहीं ना कहीं आपको इन फील्डों पे, आपके प्राइमरी एजुकेशन पे, आपके प्रेम पे, आप हमेशा इसके लिए परेशान रहेंगे। यहाँ पे आपको विशेष ऊर्जा देंगे, या एक प्रेडिक्शन ये भी निकल गया कि आप इस फील्ड में इन जगहों पे विशेष ऊर्जा को लगाएंगे। मतलब जो मंगल की दृष्टि चतुर्थ पड़ रही है वहां पे आप विशेष, आपको ध्यान देना ही है, और आप अपनी एनर्जी का बहुत बड़ा भाग वहां पे आप लगा रहे हैं। किसी कुंडली देख के ये भी बता सकता है कि आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं और वहां पे कहाँ करना चाहिए। आप अपने पढ़ाई पे लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं तो आपको लगाना चाहिए। आप अपने प्रेम पे दे रहे हैं, समय ऊर्जा दे रहे हैं, नहीं दे रहे तो देना चाहिए। आप अपने पुत्रों को केयर कर रहे हैं, नहीं दे रहे तो देना चाहिए। ये मंगल का है, वहां पे विशेष प्रोडक्शन की जरूरत है उनको। भाग्य भाव पे पड़ा, 9वें भाव के पिता का भी है, इसका मतलब क्या है? अष्टम भाव का हैडल भी है, दिक्कत भी है। अब 8वें दृष्टि से दिक्कत की भी है, इसका मतलब कि आगे भाग्य में दिक्कत, आपको वहां पे विशेष ऊर्जा की जरूरत है। आपके पिता को दिक्कत, आपको वहां पे विशेष ऊर्जा की जरूरत है। मतलब जहां मंगल की दृष्टियां पड़ती हैं वो एक तरह से इंगित करता है कि यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे विशेष ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है। ये मंगल का मैटर हो गया, एक छोटा सा तथ्य था मंगल का। हमें लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं कि ये दृष्टियां क्यों अब तक देखिए, जब आप कारकत्व को समझे होंगे कि मंगल सेनापति है, मंगल ऊर्जा है, ये भाव ऐसा है, वो भाव ऐसा है, तो वही तो खेल है इसमें। क्या मैं कुछ नया बता रहा हूँ, बस उसी कॉन्सेप्ट को मैंने कोडिफाई करने की कोशिश किया है। तो ये तो हो गई मंगल की बात। अब ऐसा ही अपनी कुंडली में देखिए मंगल कहाँ बैठा है, उसकी दृष्टियां कहाँ पड़ रही हैं, और जिस भाव पे पड़ रही हैं, जिस भाव पे पड़ रही हैं वो भाव किस कारकत्व को लेकर बैठा है? भाई को लेकर बैठा है, पिता को लेकर बैठा है, गुरु को लेकर बैठा है, क्या कोई कार्य क्षेत्र को 10th भाव को लेकर बैठा है। तो जहां पड़ेगा वहां पे कोई विशेष ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं मंगल के बाद, हम एक साइड में ये देखेंगे। मंगल के बाद हम बात कर लेते हैं शनि की। शनि को भी 3 दृष्टियां, सप्तम की बात नहीं की जाएगी, 3 दृष्टियां हैं, और 3 दृष्टियों में सप्तम को छोड़ 2 बचेगी। सप्तम की इसी बात कर रहे हैं कि सबको वो दिया गया, तो विशेष दृष्टियां नहीं है। विशेष दृष्टियां कुछ ही ग्रह को है, और जो कुछ ग्रह को है बस वही बात करेंगे। तो शनि को विशेष दृष्टियां दी गई हैं 3, और 3 में सप्तम को हटा दिया, बची 2। अब 2 कौन कौन सी हैं? एक 3rd है और एक 10th है। अब देखिए 3rd और 10th क्या है? तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आपकी छोटे भाई बहन का है। तीसरा भाव मैंने आपको एफर्ट को बताया था कि आपको एफर्ट कितना करना है लाइफ में। तीसरा भाव की कम्युनिकेशन का है, तीसरा भाव की नेटवर्किंग का है, तीसरा भाव की मीडिया का है, ये सब छोटी यात्राओं का भी तीसरा भाव है। अब 10th भाव का क्या है? 10th भाव मैंने बताया था आपके कार्य क्षेत्र का है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं उसका है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का है, आपकी ग्रोथ का है, आप कितना लेवल, कितने हाई लेवल पे आप पहुंचेंगे। अब शनि क्या है? शनि कार्मिक प्लेनेट है, मैंने पहले बताया था, कर्म कराने का देवता है, न्यायप्रिय है। तो जो कार्य करता है वही तो एफर्ट करेगा। तो इसीलिए इसकी तीसरी दृष्टि है कि ये एफर्ट को बताता है। जहां शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, ये बता रहा है कि आपको इस भाव के लिए बहुत ही एफर्ट करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए शनि किसी का 9th भाव में है। अब 9th भाव में बैठा है तो उसकी तीसरी दृष्टि कहां पड़ेगी? 11th में पड़ेगी। 9, 10, 11, 11वें भाव पे उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी। इसका मतलब 11वां भाव क्या है? प्रॉफिट का है। 11वां भाव मित्रों का है, 11वां भाव समाज का है। हालांकि मेष लगने के लिए 9th भाव में शनि बैठेगा तो अपने ही घर को देखेगा, लेकिन अगर ये किसी अन्यत्र लगनी कुंडली होती, यहाँ पे शनि की राशि नहीं बन रही होती, 10 या 11 नंबर नहीं बन रहा होगा, कोई भी ले लेंगे तो ये तो बस मेष और वृषभ के लिए बनेगा, अन्य के लिए शनि का राशि वहां पे आएगा नहीं। तो वहां पे जब शनि बैठ के देखेगा 9th से, तो वहां बहुत दिक्कत कराएगा उसको। उस व्यक्ति को प्रॉफिट के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, मित्रों से बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, मित्रों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, समाज में अपना स्टेटस बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा।
लेकिन ये चूंकि मेष लगनी कुंडली बन रही है, तो मेष लगने में यहाँ पे 9th में शनि बैठेगा, उसकी तीसरी दृष्टि 11th में पड़ेगी, तो 11th कुंभ राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि बन जाती है, तो यहाँ तो कारक की दृष्टि बन जाती है। समझ पा रहे होंगे कि जब वो अपनी राशि को देखेगा तब उतना संघर्ष नहीं करवाएगा, लेकिन जब वो किसी अन्य राशि को देखेगा, किसी अन्य घर को देखेगा कहीं से बैठ के, और वो उसकी राशि नहीं होगी, उसके मित्र की राशि नहीं होगी, तो क्या कराएगा? तब आपको वहां पे संघर्ष कराएगा। थर्ड भाव के संघर्ष का है, उस भाव से रिलेटेड आपको संघर्ष करना ही करना है। और 10th भाव पे आ जाइए, 10वां भाव क्या है? अब यहाँ पे मान लीजिए लग्न शनि बैठा हुआ है और बैठ गया 10th को देखेगा 10वां भाव, इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ भी है इत्तेफाक से कि शनि यहाँ पे शनि का घर है, तो मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत कहाँ पे करना है? कार्य क्षेत्र पे करना है। 10th भाव आपकी कर्म का है, इफेक्ट मतलब मेहनत करने का, कितना मेहनत करना है। अब यही शनि अगर 10th में बैठा होता तो उसकी 10वीं दृष्टि कहाँ आती? आपकी पत्नी की भाव पे आती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो विशेष एफर्ट करना है, मतलब जो कार्य करना है, वो सप्तम पत्नी के लिए करना है या डेली रूटीन के वर्कों पे करना है या आपको बिजनेस में काम करना है, तो ऐसे प्रेडिक्शन निकल के आते हैं। तो ये शनि हो गया, मंगल शनि आप समझ लिए। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति को भी 3 दृष्टियां दी गई हैं, सप्तम की बात नहीं करेंगे, फिर मैं बोल रहा हूं। अब बृहस्पति को उसके अलावा कौन कौन सी दृष्टि दी गई है? एक पंचम और एक 9th, 5th दृष्टि और 9th दृष्टि। बृहस्पति क्या है आपका? बृहस्पति आपका गुरु है। अब गुरु का कर्म क्या है? ज्ञान देना, सही रास्ते को दिखाना। और पंचम भाव क्या है? आपके पुनर्जन्म का ज्ञान है, आपका संतान है, कुछ भी नया सीखते हो, कुछ भी नया काम करते हो, उसका है। 9th भाव क्या है? आध्यात्मिक होने का कारण है, पिता है, बड़ी लंबी यात्राएं, आपका भाग्य है, और गुरु भाग्य का ही कारक है। बृहस्पति के बारे में चर्चा की गई है कि उसका पंचम और 9th दृष्टि अमृत है, गंगा जल के समान है। जहां भी बृहस्पति की पंचम दृष्टि और 9th दृष्टि पड़ जाए, वो भाव गंगा जल की तरह से पवित्र हो जाता है, अमृत हो जाता है। तो जब भी बृहस्पति की पंचम 9th दृष्टि जिस भी भाव पड़ रही होगी, बृहस्पति की दृष्टियां हमेशा, चाहे वो नीच की क्यों ना हो, हमेशा बेहतरीन होती है। वो अगर शत्रु घर पे पड़ेगा तो भी वहां पे अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो संत है, वो सबका वेलफेयर करने वाला इंसान है। इंसान मतलब देवता, एक ग्रह है, प्लेनेट है, मतलब एग्जाम्पल को समझिएगा। तो जहां भी बृहस्पति की पंचम 9th दृष्टि पड़ रही है, वो वेलफेयर करेगा। बस डिपेंड ये कर रहा है कहीं ये आपके गलत भाव पड़ गया तो। गलत भाव का मतलब क्या है? कहीं से बृहस्पति की दृष्टि आपके सिस्टम पे पड़ जाएगी, ठीक है, सिस्टम में संघर्ष सर्विस दिलवाने के लिए प्रयास करवाएगा, लेकिन आपके शत्रुओं में तो वृद्धि करेगा। 3rd में पड़ गया तो क्या? बहुत ज्यादा संघर्ष करवा देगा। अब 9th में बैठ के सीधे सप्तम दृष्टि डालेगा, वृद्धि करवा देगा संघर्ष में। लेकिन यही 3rd में बैठा रहेगा तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी हल्का कर रहा है संघर्ष को और 9th में भाग्य में वृद्धि कर रहा है आपको। तो कहने का मतलब है कि ग्रहों के कारकत्व को समझ के उसकी दृष्टि को समझिए। तो पंचम 9 ज्ञान को है, जहां बैठेगा अभी ज्ञान में वृद्धि, भाग्य वृद्धि। 9th दृष्टि जहां पड़ रही है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उस भाव से रिलेटेड आपको विशेष भाग्य प्राप्त है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, मान लीजिए 9th भाव बृहस्पति बैठा हुआ है, तो आपकी जो जिसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी कहां पड़ेगी? पंचम पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि आपको भाग्य से ही प्रेम मिलेगा, भाग्य से ही पुत्र मिलेगा। हालांकि सब कुछ भाग्य से होता है, लेकिन यहाँ विशेष कृपा भाग्य की है, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि मतलब भाग्य। तो जहां भी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही होगी, ये मान के चलिए कि आपको वो चीज भाग्य से मिलेगा। पुत्र भाग्य से मिलेगा, प्रेम भाग्य से मिलेगा, जो आपको ज्ञान मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं भाग्य से ही मिल रहा है। आपको अच्छे गुरु मिल रहे हैं, गुरु भी सही मिलना बहुत ही संभव नहीं, हर कोई कहीं अध्ययन कर लेता है, लेकिन एक जो जिसको कहते हैं ना वास्तविक ज्ञान, वो एक वास्तविक और अच्छे गुरु के मिलने से ही प्राप्त होता है। तो ये गुरु हो गए, मंगल गुरु बृहस्पति, मंगल बृहस्पति शनि, इन 3 लोगों को हमने समझ लिया। और देखिए बुध की 7वीं दृष्टि, सूर्य की 7वीं दृष्टि, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि।
इन सबकी 7वीं दृष्टि है। अब 2 ग्रह और बचते हैं, एक राहु और एक केतु। तो देखिए, राहु और केतु को समझने के लिए कुछ बहुत विशेष आपको मेहनत नहीं करना है, बस उनके एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। राहु की दृष्टियों में बहुत विभेद है। कहीं कहीं राहु की दृष्टियां, जब आप पराशरी को पढ़ेंगे, दृष्टियां कुछ और दिखाई गई हैं। हर ग्रंथ में कई दृष्टियां इसकी दिखाई गई, लेकिन जो विशेष दृष्टियां मानी गई हैं उसमें पंचम, सप्तम, नवम और दसम को भी राहु की एक दृष्टि के रूप में माना जाता है। लेकिन विशेष तौर पे 5th, 7th और 9th, यही 3 दृष्टियों की बात होती है। राहु और केतु की दृष्टियां, हालांकि बहुत सारे ग्रंथों में राहु और केतु की कोई दृष्टियां नहीं मानी गई हैं। क्यों? क्योंकि छाया ग्रह माने जाते हैं, इनका कोई अपना घर नहीं है, इनका कोई बॉडी नहीं है, गैसीय प्लैनेट माने जाते हैं, तो इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं माना, इसलिए इनकी दृष्टियां नहीं मानी जाती हैं। लेकिन राहु को शनिवत, केतु को गुरुवत माना जाता है, लेकिन इनकी दृष्टियां वही 5, 7, 9 को ही माना जाता है। तो हम भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, 5, 7, 9 को ही लेके काम करेंगे। और मैंने भी पाया है कि 5, 7, 9 की जो दृष्टियां हैं यही कार्य करती हुई दिखी हैं। तो एक छोटे से, हालांकि थोड़ा ये वीडियो मेरा बड़ा हो गया होगा, मैंने बताने की कोशिश किया है आपको कि ग्रहों के कारकत्व रियल मायने में क्या है। थोड़ा उनके रिलेशन भी समझा दिया आपको, घर के बारे में समझा दिया आपको, और आपको दृष्टियां विशेष क्यों दी गई हैं इस पे बात कर दिया हमने आपको। आने वाले दिनों में जो श्रृंखला हमारी चल रही है ज्योतिष की, इसको और परिमार्जित करने का प्रयास किया जाएगा। कुंडली विवेचना का एक हमने एपिसोड शुरू कर रखा है, तो आपको जानकारी के लिए मैं यहाँ पे एक नंबर डाल दे रहा हूँ। हालांकि अभी ये ऑफिस का ही नंबर है, इस पर पूर्ण अभी इस पर काम करना है, लेकिन आप काफ़ी लोगों का ये सुझाव रहा है कि आप कोई नंबर प्रोवाइड करवाइए ओवरऑल सोशल पे ही। तो एक नंबर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट्सएप आप करिएगा। केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, कॉल मत करिएगा, कॉल पे हम उपलब्ध नहीं रहेंगे। आप व्हाट्सएप करिएगा। और हमारे सहयोगकर्ता संदीप मिश्रा जी का नंबर है, हमारे प्रभारी हैं ये। तो आप अपनी कुंडली यहाँ पे भेज सकते हैं। कुंडली का मैं भी एक फॉर्म आपको बता दे रहा हूँ, किस फॉर्मेशन में आपको भेजना है। और सबकी तो विवेचना नहीं हो पाएगी, इसके लिए मैं अभी क्षमा प्रार्थी हूँ, अभी व्यस्तता है मेरे पास। लेकिन अभी इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। ये कुंडली दिखवाने का अभी कोई शुल्क नहीं है वर्तमान में। भविष्य में कितना होगा, क्या होगा, वो समय के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये निःशुल्क है। और जिनको भी कुंडली की विवेचना करवानी हो, मुझे शुरुआत में ही बोलना था। आने वाली वीडियो को जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसको स्टार्टिंग में इसको रख देंगे। ये बातों में आया कि इसको बोलना चाहिए। पहली बात तो आपको नंबर नोट कर लीजिएगा। अभी मैं इसको बोल भी दूंगा। 88 74 39 93 93 8874399393। ये हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे अगर आपकी कुंडली हो तो उसको PDF भेज सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा रहेगा कि आप कुंडली का, आपके बर्थ का टाइम, डेट और प्लेस, ये 3 चीज, प्लस आपका नाम, आपका नाम क्या है, नेम, आपका जेंडर मेल और फीमेल, किस जेंडर से आप बिलोंग करते हैं, ये इतना एक डाटा रहेगा, आपको ये भेजना है। साथ में आपकी क्वेरी, आपके क्वेश्चंस, किस क्वेश्चंस को आप जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में। हालांकि जो जिसको मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको जगाना चाह रहा हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन कि मेरा घर कब बनेगा, मेरी जॉब लगेगी, ये तो बहुत तुच्छ क्वेश्चन है, ये तो कोई भी आपको बता देगा। अगर आप स्वयं को पहचानना चाहते, कुछ भी आप पूछ कुछ भी सकते हैं,
लेकिन वो क्वेश्चन की संख्या मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। 3 से ज़्यादा क्वेश्चन संभव नहीं है बताना, क्योंकि मैं मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा। किसी भी एक विवेचना पे इससे ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकते हैं, बाध्यताएं हैं हमारी। लेकिन इसी 15-20 मिनट में आपके क्वेश्चन के साथ मैं बहुत कुछ आपको बता दूंगा। फिर से एक बार देख लीजिए नंबर 8874399393। दिस इज द नंबर ऑफ our office colleague Sandeep Mishra. This is the formation of your Kundali. You have to require time, date, place, name, and also your gender. And the questions belonging in number of only 3, because I am not more time, maximum 15 or 20 minutes. That is the main reason. और ओवरऑल जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कुंडली आपके स्वयं के पहचानने की यात्रा है, ना कि मेरे घर, मेरे गाड़ी। हाँ, आपके स्वास्थ्य को जान सकते हैं, अपने शुभ के बारे में जान सकते हैं, लेकिन उसको छोटा मत करिए ज्योतिष को कि आप सिर्फ रुपए, पैसे और वैभव के लिए ही परेशान हो। आपका जन्म हुआ है, कुछ उम्र आपने व्यतीत कर लिया है अपनी लाइफ में, कुछ बचे हुए हैं, तो कम से कम उसको तो समझ लीजिए कि आपका रियल यथार्थ का एक दिन चले जाना है। हम भी चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा अचीव कर लिया हूँ लाइफ में, या कुछ बहुत बड़ा हो गया हूँ, या मैं बहुत बड़ा बनने की ख्वाहिश रख के पाल के अंदर मैं प्रसन्न हूँ। इतना मैं जानता हूँ कि मैं प्रसन्न हूँ, और मुझे ये काम करने में बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ। कभी शुल्क लगाऊंगा तो जब लगाऊंगा वो भी एक रीजनेबल वे में लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा वो भी बताऊंगा। अभी फ्री कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरा कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। जो ये सोच रहे होंगे कि मेरा कोई स्वार्थ छिपा हुआ, क्या कहूँ उनको, बस वही कहूंगा वो राहु से पीड़ित है। इससे ज्यादा मैं ज्योतिष में बात करूंगा, वो राहु से पीड़ित है। और जो इसमें सही चीज निकालेंगे, मैं कहूंगा वो उनका गुरु अच्छा है। तो आप समझिए, आप राहु से पीड़ित हैं, आपका गुरु अच्छा है। और अगर आपका गुरु नहीं अच्छा है तो गुरु को अच्छा करिए। हमारे साथ बने रहिए मेरे ज्योतिष मित्रों। आपकी शुभेच्छा के साथ थोड़ा ये वीडियो लंबा हुआ, लेकिन प्रेम से देखिएगा और आनंदित तो होंगे जरूर। आने वाले दिनों में वीडियोस लेट आएंगी। मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरी व्यस्तता है, यात्राएं हैं अभी, लेकिन तब भी जब जब समय मिलेगा तब तब मैं आपको कुछ ना कुछ विशेष लेके ही आपके सामने आऊंगा। और ज्योतिष की एकदम नई अवधारणा, वो किताबों की बात नहीं। सीखता मैं भी हूँ, समझता मैं भी हूँ, लेकिन कुछ मैं जरूर अपने अंतरात्मा को लेके आता हूँ बाहर। तो खूब प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए, और आपकी शुभेच्छा के साथ मृत्युंजय धर्तवेदी का प्रणाम। राधे राधे।